आपदाएं, लड़ाई, दंगे, इस तरह की भरमार रही है। ऐसा ही रहने वाला है 26 या कुछ इससे कुछ विपरीत रहेगा। ये जो पृथ्वी लोक है ना, ये सब ग्रहों के अधीन है। हम मनुष्य, जानवर, काल जो समय है वो ग्रहों के अधीन है। अभी युद्ध की संभावना है, उनको टाला नहीं जा सकता। 2026 में भी अगले साल भी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकता है। क्या आतंकवादी बड़ी घटना, क्योंकि मंगल केतु जब दो एक साथ बनते हैं तो विस्फोट होता है। इसका मतलब वो आतंकवादी घटनाएं करें और हम फिर अटैक करें, एक तो ये सिचुएशन बन सकती है। क्या इन सब से निपटने के लिए हम सक्षम है, हमारी हुकूमत सक्षम रहेगी? जो मोदी जी के जो स्टार हैं, उनकी जो कुंडली है वो बड़ी पावरफुल। तो उनकी कुंडली से मुकाबला किनका समझते हैं, योगी जी का या किसी और का? तो एक ही व्यक्ति ऐसा है, मैं कह सकता हूँ, जिनके पावरफुल स्टार है, प्रियंका गांधी, नीतीश कुमार। एक प्रियंका गांधी की जो कुंडली है वो भी मोदी जी की टक्कर की कुंडली है। गांधी परिवार से इसका मतलब है लाइन में कोई ना कोई प्रधानमंत्री की रेस में। राहुल गांधी के तो ग्रह इतने पावरफुल है नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी के जो ग्रह हैं वो पावरफुल। अच्छा, 2026 अगर देखा जाए तो मोदी जी के लिए कैसा रहने, वो तो दूसरों को स्ट्रेस देते हैं। लेकिन कई बार नीचे आग सुलग रही होती है और वो ग्रह सुलगा देते हैं। जो वास्तु जो विद्या है उसके सामने विज्ञान पानी भरता है, कितना सहमत? विज्ञान पानी भरता है, विज्ञान का तो अभी डेवलपमेंट चल रहा है। वास्तुशास्त्र अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। तो कौन सी ऐसी राशि है जो 2026 के लिए सही नहीं रहेगी? मेष राशि और मीन राशि सबसे ज्यादा 2026 जो स्ट्रेस भरा है वो मीन राशि का है। अभी आपने जिक्र करा प्रयागराज कुंभ में, भाई वहाँ तो आस्था का संगम था। ग्रह किसी को नहीं छोड़ते, वो पृथ्वी को प्रभावित करते, ग्रह साथ साथ चलते आते हैं। भगवान को भी नहीं छोड़ा। कब तक योग है उनके प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे रहने का? कुंडली के अंदर 2027 तक मंगल चलेगा, 27 के बाद अनस्टेबिलिटी आ जाएगी उनको। तो मैं आपकी बातों से ये समझूं कि मोदी जी का जो अंत का जो समय होएगा वो मुसीबतों से भरा रहेगा। हाँ, वो मुसीबत होगी। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद नए साल में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे 2026 में। उस साल में राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में किस तरीके से माहौल बनने वाला रहेगा और किस तरीके से चीज़ें होंगी, ये उत्सुकता ना सिर्फ देशवासियों के लोगों को है बल्कि पूरे विश्व के लोगों के लिए रहेगी कि आने वाला समय कैसा होगा। उन सभी बातों पे जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं धर्मगुरु ज्योतिषाचार्य, देश के सबसे बड़े डॉक्टर एच.एस. रावत जी। रावत जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं मन में कि आपसे शुरुआत कहाँ से की जाए और जी। ख़त्म कहाँ से की जाए, जी, क्योंकि जी। जब आप चैनलों पे होते हो तो एंकर भी के अंदर ये जिज्ञासा जगती है क्या पूछूं मैं। जी, जी। सबसे पहले सवाल मैं यही पूछूंगा, कैसा रहेगा 2026 का? क्योंकि अगर 25 के मुकाबले जब देखें, आपदाएं, लड़ाई, दंगे, इस तरह की भरमार रही, मानवता के ऊपर इतनी बड़ी भरमार रही है, क्या कुछ ऐसा ही रहने वाला है 26 या कुछ इससे कुछ विपरीत रहेगा? देखिए रमेश जी, ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। ये जो पृथ्वी लोक है ना, ये सब ग्रहों के अधीन है। हम मनुष्य, जानवर, काल जो समय है वो ग्रहों के अधीन है। पिछली साल भी हमने भविष्यवाणी की थी, बताया था 2025 ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा, बहुत खराब रहने वाला है, तो वो ऐसा ही हुआ। उसका वैज्ञानिक आधार ये होता है कि जो यूनिवर्स है, हम्म। जो एस्ट्रोनॉमी है, उसमें जो ग्रहों की कंजंक्शन बनती हैं उसके आधार पर हम प्रोडिक्शन करते हैं। तो 2025 तो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, लेकिन उसके मुकाबले 2026 में मई तक, यानी स्टार्टिंग से लेकर के मई तक, हम्म। ये जो पीरियड है ये कहीं ना कहीं अनस्टेबल रहेगा। और फिर मई 2026 के बाद में राहत, शांति, समझौते और जो परेशानियां हैं उसमें काफ़ी रिलीफ आएगा। उसका कारण बताता हूं कि पिछली बार जब हमने बोला था कि 2026 हमेशा उथल पुथल में रहेगा, उसके कारण थे कि कुछ ग्रहों की बहुत ज़्यादा कंजंक्शंस हुई थी। जैसे शनि राहु की युति हुई थी, मंगल का प्रभाव था, ऐसे मंगल राहु केतु के प्रभाव थे, विस्फोटक योग बने हुए थे। इस बार इस प्रकार के योग नहीं है। इस बार क्या है कि
जनवरी में 10 जनवरी के बाद से लेकर के और मई तक, मई एंड तक, यहाँ पर सूर्य मंगल की युति वो खत्म हो गई। सूर्य केतु की युति विस्फोटक योग है। ये दो अग्निकारक प्लेनेट हैं, इन पर केतु की दृष्टि भी रहेगी। इसका मतलब जब दो अग्निकारक प्लेनेट होते हैं तो आसमान के अंदर गोले बरसते हैं, तो इसका मतलब अभी युद्ध की संभावना है, बनी उनको है। टाला नहीं जा सकता, वो अभी बरकरार रहने वाली है। नहीं, युद्ध कहाँ? विदेशों में या हमारे ऊपर भी मंडरा रहे हैं? हमारे देखिए। ऊपर भी पिछली बार भी हमने कहा था हाँ, कि इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध वो की हुआ भी, वो हुआ हुआ भी। वो हुआ और ये दोबारा फिर ये स्थिति बनी हुई है, सेम ऐसी अगले सिचुएशन साल भी, अगले साल भी 2026 में भी अगले साल भी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, या आतंकवादी बड़ी घटना, क्योंकि मंगल केतु जब दो एक साथ बनते हैं तो विस्फोट होता है। अब हमारी जो कुंडली है, पाकिस्तान की कुंडली मेष लगन की है, हमारी वृष लगन की है। अब मेष लगन वालों का विस्फोटक योग है, इसका मतलब वो आतंकवादी घटनाएं करें और हम फिर अटैक करें, एक तो ये सिचुएशन बन सकती है। और फिर विदेशों में भी ये युद्ध की संभावना बनी हुई है लगातार। इसका मतलब यूनिवर्स में, अंतरिक्ष में मिसाइलों का चलना, यूनिवर्स में विस्फोट होना, ये योग रहेंगे। क्या इन सब से निपटने के लिए हम सक्षम हैं? हमारी हुकूमत सक्षम रहेगी? नहीं, बिल्कुल हमारी हुकूमत सक्षम है। जो मोदी जी के जो स्टार हैं, उनकी जो कुंडली है, वो बड़ी पावरफुल है। देखिए आपने। जी, उनकी जो दशा चल रही है वो मंगल की चल रही है, और मंगल दबता नहीं है, मंगल डरता नहीं है, मंगल युद्ध का कारक है, मंगल डेयरिंग प्लेनेट है, तो वो उनका लग्नेश और राजयोग बना के बैठा है। उनकी कुंडली के अंदर कुलदीपक योग और रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है। कुलदीपक का मतलब कुल को उन्होंने दीपक की तरह उजाला बना दिया, और ग्रहों की पॉजिटिविटी है। तो उनकी कुंडली से मुकाबला किनका समझते हैं? योगी जी का या किसी और का? अभी तो उनकी कुंडली का मुकाबला किसी का नहीं है, सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है, मैं कह सकता हूँ, जिनके पावरफुल स्टार हैं। एक प्रियंका गांधी और एक नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं, उनका तो रिटायरमेंट ही समझो एक तरह से। उनके कुंडली के ग्रह भी इतने ही टक्कर वाले थे, प्रधानमंत्री वाले बन रहे हैं? बनते थे, बनते थे जब पहले उनका नाम आया था उस समय पर, जो मोदी जी के बराबर उनके राजयोग हैं। लेकिन अभी दोबारा इतना जीत करके बहुमत से आए हैं, तो इसका मतलब राजयोग हैं उनके। और एक प्रियंका गांधी की जो कुंडली है, वो भी मोदी जी की टक्कर की कुंडली है। उनकी कुंडली के ग्रह भी बहुत पावरफुल हैं, लेकिन अच्छा, बिन गांधी परिवार से इसका मतलब है लाइन में कोई ना कोई प्रधानमंत्री की रेस में? हाँ, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के तो ग्रह इतने पावरफुल हैं नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी के जो ग्रह हैं वो पावरफुल। अच्छा, 2026 अगर देखा जाए तो मोदी जी के लिए कैसा रहने वाला है? मई तक परेशानी रहेंगी, मई तक दिक्कत रहेगी। नहीं, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत भी, पॉलिटिकल भी, और पार्टी के अंदरूनी मामले में स्ट्रेस बने रहना, उसके बाद फिर ठीक है उनका। वो तो दूसरों को स्ट्रेस देते हो, उनके लिए कैसे हो जाएगा ये? एक्चुअल में होता क्या है कि कई बार जब हम कुंडलियों को देखते हैं तो ऐसे लगता है ये दूसरों को स्ट्रेस दे रहे हैं, लेकिन कई बार नीचे आग सुलग रही होती है और वो ग्रह सुलगा देते हैं। लेकिन वो पता नहीं चल पाती वो है, पता हाँ? नहीं चल पाता, लेकिन हाँ, जब सामने विस्फोटक स्थिति पैदा होकर के आती है, तो वो सामने निकल के आती है। अब मैं एक बार वो नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू सुन रहा था, जी, उससे तो लग रहा था जैसे कहीं सुलग रही है हाँ, ना? हाँ, तो ऐसे वो तो खुल के बोल गए, लेकिन हाँ। ऐसे बहुत सारे नेता हो सकते हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो उन चैलेंजों को निपटने में सक्षम है। डॉक्टर साहब, एक बात चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा। अभी आपने बीच में विज्ञान का ज़िक्र किया, उनका शब्द का इस्तेमाल किया। कई ज्योतिषों से जब मेरी बात होती है, वो विज्ञान को नकार देते हैं ज्योतिषी के सामने कि नहीं, जो ज्योतिष है, जो वास्तु, जो विद्या है, उसके सामने विज्ञान पानी भरता है। कितना सहमत हैं आप? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा विज्ञान पानी भरता है, विज्ञान का तो अभी डेवलपमेंट चल रहा है। जी, विज्ञान जो है ना, वो डेवलपिंग स्टेट पर है। जैसे विज्ञान पूरक है वास्तुशास्त्र का? वास्तुशास्त्र अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। जी, वो सूर्य की और अर्थ की, वास्तु विज्ञान भी कहते हैं उनको। वास्तु विज्ञान इसलिए बोलते हैं कि हाँ, आर्किटेक्टल विज्ञान है। हाँ, वो सूर्य और पृथ्वी की मूवमेंट के आधार पर दिशाओं का निर्धारण होता है उसमें, हुँ, इसलिए उसको विज्ञान बोलते हैं।
हुँ, विज्ञान इसलिए बोलते हैं जो सूर्य की किरणों से हमारे ऊपर शरीर पे जो प्रभाव आता है हुँ, वो विज्ञान का रूप ले लेता है। ये हुँ, तो विज्ञान इस बात को मानता है कि अगर सुबह-सुबह सूर्य की किरणें आप लेते हैं, सूर्य की धूप की रोशनी में 1 घंटे बैठते हैं, तो आपके शरीर के अंदर विटामिन डी बढ़ती है। हुँ। इसका मतलब सूर्य की किरणों में वो पावर है कि जो शरीर को कहीं न कहीं और अंदर के जो नेगेटिविटी वाले विकार हैं वो भी खत्म होते उनको हैं। ख़त्म करती है। हुँ, अगर वही चीज़ अगर हम फ़ॉलो करें और मकान के अंदर, आपके घर के अंदर अगर विटामिन डी की सप्लाई हो रही हो किसी तरीके से सुबह-सुबह, तो इसका मतलब वो घर बहुत पॉजिटिव होगा और जिस घर में सूर्य की सुबह की किरणें ही नहीं पहुँचेगी, तो उसमें बैक्टीरियल प्रभाव ज़्यादा आ जाएगा। हुँ। तो ये एक विज्ञान होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे सारी मैं राशियों की अगर बात करूँ, तो कौन-सी ऐसी राशि है जो 2026 के लिए सही नहीं रहेगी? अगर सही नहीं रहेगी तो उनके लिए उपाय क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, ये अच्छा प्रश्न है आपका रमेश जी। देखिए, मेष राशि इस पर शनि की साढ़ेसाती है, चढ़ रही है, मेष राशि पे? सिर के ऊपर चढ़ रही है। जी। इसका मतलब इन मेष राशि वालों को मानसिक तनाव बना रहेगा, क्योंकि सिर के ऊपर है। और दूसरी है मीन राशि। मीन राशि की छाती पर है, हुँ, तो उनको ये कह सकता हूँ कि पीक आवर में मीन राशि को तकलीफ है, पीक आवर में। जी। तो मेष राशि और मीन राशि सबसे ज़्यादा 2026 जो स्ट्रेस भरा है, वो मीन राशि का है। और पैरों पे उतरती हुई कुंभ राशि की है। कुंभ राशि को एंग्जायटी रहेगी, अच्छा। टेंशन भी रहेगी, तनाव भी रहेगा। हुँ। मेंटल स्ट्रेस लगातार बना रहेगा, ऐसे लगेगा कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो तो ना ये जाए। कोई पीरियड रहेगा पूरे साल? पूरे साल है, ओके। पूरे साल चलेगा ये, तीनों राशियों पर। हाँ। लेकिन 5 दिसंबर 2026 को कुंभ राशि से बहुत बड़ा रिलीफ आ जाएगा। अच्छा। उसके ऊपर से जो एंग्जायटी का फेस है, वो निकल जाएगा। कई बार होता है ना कि हमें ऐसे बैठे-बैठे डर लगता है। हुँ, अभी जैसे मान लो मैं बैठा हूँ और कुंभ राशि मेरी होती तो मुझे ऐसा लगता कि मैं कहीं गलत ना बोल दूँ हुँ, या कुछ हो ना जाए, हुँ, मोबाइल की घंटी ना बज जाए या कोई हुँ, नॉक ना कर दे, इस प्रकार की स्थिति बनी रहती है। तो 3 राशियों पे साढ़े-साती है हुँ, हुँ, और हुँ। 2 राशि रमेश जी ऐसी हैं, एक है सिंह राशि। जी। सिंह राशि का भी बहुत बैड फेस है। अच्छा। मीन राशि और सिंह राशि, यूनिवर्स में 2 राशि सबसे बैड फेस से गुजर रही हैं। हुँ, मीन मीन पर तो शनि की साढ़े-साती है और हुँ, उसके 12वें भाव में राहु का विचरण है, तो वो तनाव देता है, हेल्थ हुँ, इश्यूज़ देता है। हुँ, और सिंह राशि के ऊपर केतु चल रहा है और हुँ, साथ में शनि की ढैया भी चल रही है। हुँ, हुँ, हुँ। ये भी पूरे साल है और 5 दिसंबर को ये रिलीफ आएगा 2026 में। अच्छा। एक राशि है धनु। हुँ, धनु राशि के ऊपर भी शनि की ढैया है। तो 5 राशि तो ऐसी हैं, यानी सिंह राशि, धनु राशि, मेष मेष राशि राशि, और मीन। कुंभ और मीन। हुँ, 5 राशियों पर शनि का प्रभाव है, वो पूरे साल चलेगा। हाँ। इनको बहुत बचाव की ज़रूरत है। इनको शनि की तो पूरी दर्शकों को ये भी बताओ, 5 राशियों वाले उनको उपाय क्या करने चाहिए? बचाव हाँ, क्या करने बिल्कुल, चाहिए? बिल्कुल। देखिए हाँ, होता क्या है कि जब लेक शनि हमारे ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है, तो हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि जो शनि की जो ब्लैक कलर है उसकी मात्रा बढ़नी शुरू होती है, जिसके कारण शनि हमारी बॉडी में अर्थराइटिक्स देता है, हमारे नर्वस सिस्टम को कमज़ोर करता है, हमें हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जॉइंट पेन होते हैं उनको दिक्कत पैदा करता है, वेरिकोस वेन्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो हमारी बैक पेन की शिकायत है, हमारे सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स है, इनको वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और लंबी जो क्रॉनिक बीमारी होती हैं जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, इन बीमारियों को भी वो देता है। तो इन 5 राशि वालों को इन बीमारियों से सावधानी के लिए शनि के मंत्रों का जाप करना है। और शनि का मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करिएगा और हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे आप जा कर के एक दीपक जलाएं सरसों के तेल का, और साथ में अगर पीपल का पेड़ ऐसी जगह पे हो जो परिक्रमा दे सकते हैं, तो आपको 7 परिक्रमा वहाँ देनी चाहिए। नहीं तो कम से कम 5 मिनट आपको वहाँ बैठना चाहिए। उसका एक वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि पीपल का पेड़ जो होता है राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन देता है। और जब शनि की दशा चलती है, 7.5 चलती है, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और पीपल के पेड़ से ऑक्सीजन हमें मिलती है, तो हमारी बॉडी पे शनि का प्रभाव भी कम कम हो होता है। जाता है। इसका हाँ। वैज्ञानिक आधार है, तो ये उपाय करिएगा। और अभी कुछ और राशियाँ बच गई, जैसे तुला राशि है। जी, हाँ, ये जो राशि मैंने बताई, इन राशियों के ऊपर क्योंकि तो तुला मेरी भी है। हाँ, हुँ, तुला राशि एकदम फ्री राशि है। हुँ, तुला राशि में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, हुँ, वो पूरे साल अच्छी चलेगी। हुँ। बस साल में इसलिए 28 मत दिन। बताना, मैं ना, एंकर ना, कर रहा ना, हूँ, ना। आपका सवाल नहीं, पूछ रहा जनरल हूँ। तुला राशि अच्छी है। जी। तुला राशि इसलिए अच्छी है कि उसके ऊपर किसी बुरे ग्रह का प्रभाव ही नहीं है।
अच्छा। तुला राशि के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं है, वृष राशि पे कोई बुरा प्रभाव नहीं है। ये राशि ऐसी हैं कि जो पूरे साल इन पे ना शनि की ढैया है, ना कोई साढ़े साती है, ना कोई इनके ऊपर राहु चल रहा है, ना कोई केतु चल रहा है। ये तो मेंटल फ्री राशियां हैं इसलिए आप तो भाग्यशाली हैं। लेकिन बीच में बड़ी दिक्कत रही है कुछ सालों तक। बीच तो में थी। हाँ, तुला राशि के ऊपर, बिल्कुल, हाँ, तुला राशि पे उस समय शनि की साढ़े हाँ, साती का प्रभाव था हाँ। और शनि की ढैया का प्रभाव भी था, लेकिन अभी फिलहाल तुला राशि इसलिए अच्छी मानी जाएगी कि तुला राशि वालों के लिए उनके भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं। हुँ, इसका हुँ। मतलब बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है। हाँ। और फिर तुला राशि में आपके कैरियर पर हुँ। एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग भी पूरे साल चलेगा जून के बाद में। इसका मतलब आपके कैरियर में ऊंचाइयां, नेम फेम शोहरत, और बृहस्पति जिसके भाग्यस्थान पर बैठे हो तो अच्छा है। इसलिए मैंने कहा तुला राशि नंबर 1 पर अच्छी है। स्वामी मंगल है ना इसलिए? नहीं, शुक्र है। नहीं, तुला तुला राशि का का स्वामी शुक्र है। शुक्र है। हाँ जी। अच्छा, स्वामी मंगल किसका होता है? मंगल मेष राशि का होता है और वृश्चिक राशि का होता अच्छा, है अच्छा। जी। और डॉक्टर साहब, दूसरी सबसे बड़ी एक ये सवाल ये है कि जिस तरीके से समाज में पिछले साल हमने देखा, पिछला साल जो अभी चल ही रहा है, इतनी सारी आपदा आई, जो जहाँ पे कभी ये नहीं कहते थे कि भैया यहाँ पे कभी कोई आपदा आ सकती है, वहाँ पे पहाड़ गिरे हैं और वहाँ पे मानवता के ऊपर मतलब इतनी दिक्कतें रहीं, क्या इन सब से छुटकारा अगले साल में मिलने वाला है? मैंने कहा मई के बाद में इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। ग्रहों मई के तक है जी, दिक्कत। हाँ, मई तक तो रहने वाली है क्योंकि मई तक मंगल और केतु की युति होगी, हुँ, मंगल राहु की युति होगी और मंगल शनि की युति रहेगी। तो ये करीब 4 साढ़े 4 महीने का पीरियड है। जब 2 बुरे ग्रहों की युति होती है, तो इस प्रकार की दुर्घटनाएँ होती हैं। लैंडस्लाइडिंग होना या जैसे कोई सुनामी आना, तूफान आना, बम विस्फोट होना, युद्ध होना, प्राकृतिक आपदाएँ आना, जैसे कुंभ में एक प्राकृतिक आपदा आ गई। इस प्रकार की जो सिचुएशंस है ना, ये सब बनती हैं ग्रहों के कारण। तो ये मई तक है, मई के बाद हम फ्री हैं फिर। नहीं, इसमें आश्चर्य वाली बात ये है, ये घटनाएँ ऐसी जगह घटती हैं जिसको हम देवभूमि कहते हैं। अभी आपने ज़िक्र करा प्रयागराज कुंभ में, भाई वहाँ तो आस्था का संगम था। भगवान विराजमान थे, उनके अंश, उनकी रूह वहाँ पे सब दिखाई दे रही थी, लेकिन बावजूद भी ऐसी जगह पे घटना घटना का एक बड़ा अचंभित करने वाली चीज़ है। इसमें रमेश जी पता है क्या होता है? ग्रह किसी को नहीं छोड़ते, वो पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। ग्रह साथ-साथ चलते हैं आदमी के। भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। पांडवों को भी घर घर भिक्षा मांगनी पड़ गई थी। जब वो चाहते तो पृथ्वी को एक ही बाण में अर्जुन पृथ्वी को खत्म कर सकता था। इसलिए 5 तत्व का जो शरीर है ना, हुँ, ये जिसको मिल गया उस पर ग्रहों का प्रभाव आएगा। हुँ, और जो लैंगिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं उनके अनुरूप जहां जहां से वो ग्रह का घूमता है चक्र, उतने पोर्शन पर वो प्रभाव डलता है। पहाड़ों के ऊपर से ग्रहों की युति जा रही है तो पहाड़ों पर जो रेज आएंगी वहां पर डिस्ट्रॉय होगा। अगर प्रयागराज के वहां से निकल रही है तो वहां डिस्ट्रॉय होगा। अगर पाकिस्तान के ऊपर से जा रहा है तो पाकिस्तान में विस्फोट होएगा। अगर यूक्रेन से जा रहा है तो यूक्रेन में होएगा। अगर थाईलैंड और कंबोडिया में हो रहा है तो ऐसे अचानक कहीं से भी हो जाता है। तो ये पृथ्वी लोक जो है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो ग्रहों का रोशनी देने का, किरणें देने का प्रभाव होता है, उससे इसकी कैलकुलेशन होती है। इसलिए हम इसमें ये नहीं देखते कि सारे भक्त लोग हैं तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ग्रह नहीं छोड़ते किसी को। रावत जी, थोड़ा-सा अब यहाँ से हम थोड़ा राजनीतिक की तरफ बढ़ते हैं। देखा जाए कि आज सबसे बड़ा धर्म होता है मानव का, जी। इंसानियत का होता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों में अगर देखें तो मानवतावादी जो सोच से वो परे होते जा रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, जात-पात, चुनाव लड़े जा रहे हैं, वो जात-पात पे लड़े जा रहे हैं। क्या ये भी समाज को अलग करने का सबसे बड़ा कारण मानते हैं? देखिए रमेश जी, मैं एक चीज़ बताता हूँ। मैंने पहले ही कहा था, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये ग्रहों के अधीन है सारा। ये सब चीज़ें पहले भी थी, हुँ, आज से 70 साल पहले भी थी और देश आज़ादी से पहले भी थी, अंग्रेज़ों के राज में भी थी और जब मुसलमानों का राज था उस समय भी थी, जब इस्लाम नहीं आया था उससे पहले भी थी। यानी ग्रहों का प्रभाव तो द्वापर में भी था। द्वापर में तो जातिवादी नहीं थी, लेकिन उसका प्रभाव तो वहाँ पर भी था। कितना भयंकर युद्ध हुआ। त्रेता में भी थी, भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ। तो ग्रहों का प्रभाव तो हर युग में होता है।
मानवता आज की डेट में जो छिन्न-भिन्न हो रही है, ये पहले भी छिन्न-भिन्न होती थी, लेकिन पता नहीं लगता था। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए सबको पता लग जाता है तुरंत। आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और एक टीवी की तरह काम करता है। कोई भी घटना, दुर्घटना होती है, तो तुरंत आपको पता चल जाता है। ऐसे लगता है कि ये बहुत गलत हो रहा है। जबकि देश आज़ाद हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने भी ये सब चीज़ें की। ऐसा नहीं कि उसने नहीं की हैं उन्होंने, लेकिन पता ही नहीं लगता था लोगों को। अवेयर ही नहीं थे, अखबार नहीं थे, टीवी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो पता ही नहीं लगता था। आज हर चीज़ जो घटना घटित होती है वो पता लगती है और हमें ऐसे लगता है कि मानवता चरम सीमा से नीचे गिर चुकी है, लेकिन पहले भी थी। अंग्रेज़ों ने भी इसका दुरुपयोग किया और मुसलमानों ने भी इसका लेकिन इसका दुरुपयोग किया। नुकसान तो इंसानियत को सबसे ज़्यादा होता है। कलयुग है, प्रभाव बढ़ेगा। और इंसानियत के अलावा विकास, डेवलपमेंट, इन चीज़ों को भी होता है। क्या आपको लगता है कि कभी आने वाले समय में या अगला साल भी आएगा कि ये ग्रह को जो नक्षत्र हैं या ग्रह की जो मार है, इन नेताओं के भी ऊपर पड़ेगी? ताकि कुछ चीज़ें समझ पाएँ कि नहीं, इंसानियत जो धर्म है सबसे बड़ा होता है। इसके लिए समय का परिवर्तन आता है। कोई है भी द उम्मीद उम्मीद कोई है आपको आने हाँ, वाला? कोई भी जो देश होता है, हाँ, उस देश का जो मुखिया होता है, हाँ, अगर उसके ग्रह धार्मिक हुए, हाँ, तो वो देश धार्मिक होना शुरू हो जाएगा। हाँ, उस देश पे प्रभाव आएगा। और अगर देश का मुखिया, उसके ग्रह अगर तर्क वाले हुए हाँ, और क्रूर हुए, हाँ, तो उस देश को उसी तरीके से लेके चलता है। हाँ, मुगलों के अंदर बहुत सारे बादशाह हुए, क्रूर भी हुए, लेकिन हाँ, अकबर भी हुआ। हाँ। है ना? हमारे मुखिया को कैसे समझते हैं आप? हमारे मुखिया का जो लग्नेश और राशि का स्वामी मंगल है, वो क्रूर ग्रह है। डिक्टेटर प्लैनेट बोलते हैं उसको। क्रूर ग्रह? क्रूर है ये वो। बहुत बड़ी बात कह रहे हो हाँ, आप, हैं? क्रूर ग्रह है ना, मंगल तो क्रूर ग्रह होता अच्छा, है। नहीं क्रूर का मतलब तो हो गया डिक्टेटरशिप, हाँ, तो वही आपका मैं कह रहा हूँ। क्या बोलते हैं इसको, एक बहुत बड़ा शब्द होता है मोदी तानाशाह जी की जो वगैरह। लगन है वो वृश्चिक है अच्छा, और राशि भी वृश्चिक है। हाँ, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है हाँ। और वो तानाशाह और क्रूर होता है। वो सेनापति होता है। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, तो ज्योतिष की सिंपल बात है। ये तो इसका मतलब जो ईडी, सीबीआई की और वो इनकम टैक्स की मार है, सब मंगल का ये सब प्रभाव मंगल का ग्रह है। सब मंगल का प्रभाव है। सब मंगल का प्रभाव है और लॉजिकल है, तर्क वाले हैं वो। क्योंकि मंगल साम दाम दंड भेद, हुँ, क्योंकि उसको राजनीति करनी है। उसको देश को सँभालना होता है मंगल को, हुँ, सेनापति है ना। हुँ, तो यूनिवर्स में जो हमारा एस्ट्रोनॉमी है, हुँ, उसमें मंगल सेनापति होता है और सूर्य राजा होता है। हुँ, तो सेनापति तो साम-दाम दंड-भेद की नीति इस्तेमाल करता है और वही मोदी जी की कुंडली में है। तो हुँ। सेनापति तो क्रूर नहीं, नहीं, होता है। धर्म का कीड़ा तो उनके दिमाग में पहले से है भई, राम मंदिर का निर्माण होना, बेशक उनका जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट से हुआ हो, लेकिन उन्हीं के द्वारा ये सब हो रहा है। बम ये बम भोले, काशी बाकी है, इस तरीके के नारे चल रहे हैं। और फिर चुनाव आने वाला पश्चिम बंगाल का, अभी आपने कल परसों देखा होगा, शायद पहली बार बंगाल की धरती पे हमने देखा है, 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने एक साथ हनुमान चालीसा का जाप पढ़ा। तो ये बदलाव का ही तो संकेत है। साम-दाम दंड-भेद और साथ में 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन। ये 3 राशियाँ धार्मिक होती हैं। हुँ, 3 राशियाँ। हुँ। कर्क राशि, वृश्चिक राशि हैं मुखिया आपके इन्हीं में? और मीन राशि। मुखिया इसी में है या नहीं? हाँ, तो है ना, मुखिया जी की वृश्चिक राशि है। अच्छा, ठीक। तो उनकी कुंडली धार्मिक तो वो हैं, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, जितने हैं उससे ज़्यादा दिखाते भी हैं, हाँ, ठीक है ना? और दिखाना भी चाहिए। जो हाँ। अगर देश का अगर प्रधानमंत्री दिखाएगा ज़्यादा तो लोगों में अवेयरनेस तो आएगी। हुँ, लेकिन मंदिर बनवाना तो पार्टी का एजेंडा था। हुँ, बहुत सारे काम विल पावर से किए हैं, 370 जैसे हटाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सिर्फ़ मंगल की विल पावर उनके पास है। हुँ। कब तक योग है उनके प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे रहने का? उनकी कुंडली के अंदर 2027 तक मंगल चलेगा। 27 तक मंगल चलेगा। 27 के बाद अनस्टेबिलिटी आ जाएगी उनकी। अच्छा, लेकिन वो तो बात 47 तक की कर रहे हैं। वो 47 का मतलब इस समय 75 के हैं, तो मेरे ख्याल से तब 96 साल के हो जाएँगे। नहीं, ग्रह वुमेन का ना ग्रहों के अधीन है सारा कुछ। पता नहीं ग्रह क्या बदलाव कर देते हैं कि राहु की दशा चालू हो जाएगी उनकी 2027 में। हाँ, तो राहु की दशा तो अनस्टेबल कर देती है। तो ऐसा तो नहीं भलवानस कुछ दिखाते हुए अमित शाह जी को सीट दे दें, योगी हाँ, जी ऐसा को कुछ सीट भी दे हो दें? सकता है, हो हाँ, सकता है, लेकिन 2027 तक तो निर्विवाद हैं ही अभी। हाँ, और उसके बाद फिर राहु की दशा आएगी। अब राहु उनकी कुंडली के अंदर वैसे तो इतना बुरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी
जो राजयोग वाले प्लेनेट है वो समाप्त हो जाते समाप्त हो जाएंगे। हैं जी। 27 में राजयोग वाले जो योग जो बने हुए हैं इस समय वो समाप्त हो जाएंगे। वो हाँ, वो फिसलने शुरू हो उसके जाएंगे। बाद संभावनाएं क्या जगती हैं? उसके बाद तो अब इनकी कुंडली है, राहु की दशा चलेगी, परेशानियां इनको आएंगी, तनाव आएगा, स्ट्रेस आएगा और परेशानियां आ सकती हैं, मुकदमे वगैरह भी झेलने पड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो हाँ आप जी, इस बिल्कुल, पॉडकास्ट में बिल्कुल। कि मुकदमे भी झेले जाएंगे, क्योंकि अभी मैं एक बार बीच में किसी नेता का पॉडकास्ट कर रहा था तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला मोदी जी के बारे में कहा था, जिस दिन ये प्रधानमंत्री से हट गए व्यक्तिगत मुकदमे होंगे, संस्थागत मुकदमे होंगे, लोग मुकदमे करेंगे। ये वही बात आपने दोहरा दी। वो इसलिए कि राहु मुकदमे का कारक है। राहु का योग है, राहु का मुकदम बनेगा बाद में। जी, राहु इनके ऊपर आ जाएगा, हुँ, तो राहु मुकदमों का कारक होता है। हुँ, राहु पुलिस केस का कारक होता है। हुँ, राहु कहीं न कहीं पद मुक्त करने का कारक होता है, हुँ, अलगाव करता है, हुँ, तनाव देता है राहु। तो हुँ। इनकी दशा में वो आ जाएगा। जब वो आएगा, तो फिर इनको इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। तो मैं आपकी बातों से ये समझूँ कि मोदी जी का जो अंत का जो समय होएगा, वो मुसीबतों से भरा रहेगा। हाँ, वो मुसीबतों भरा है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और सामाजिक तौर पर भी। कोई राजनीतिक बदलाव 2026 में बहुत बड़ा देख रहे हो आप अपने वास्तु के हिसाब से? जो भी होगा वो 2000 मई तक ही प्रॉब्लम्स है, मई के बाद तो फिर ज़्यादा बदलाव नहीं है। फिर तो स्मूथ प्लैनेट आ जाते हैं। चुनाव में जिस तरीके से जो आप प्रेडिक्शन बहुत समय से हुँ, करते आए हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। हुँ, हुँ। अभी तक बिहार के चुनाव हो रहे थे तो बिहार को केंद्र में रखे सब चीज़ें हैं, नालंदा बिछड़ गया, बिगड़ गया, उसको सँभालना है। चुनाव खत्म, सारी बातें खत्म। अब 4 महीने के बाद में बंगाल का चुनाव है और चुनाव को भुनाने के लिए सबसे पहले वंदे मातरम सामने आ गया है। हालाँकि मैं इसको पॉलिटिकल से नहीं जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन चीज़ें जुड़ जाती हैं अपने आप। अब जब वंदे मातरम के लिए 10 घंटे संसद में देना, उसके उलट अगर आप देखो तो मुद्दे और बहुत सारे हैं। रोज़गार, बेरोज़गार, दुनिया भर के। इस फैसले को आप कितना अच्छा समझते हैं, सही समझते देखिए हैं, गलत? जब 2 व्यक्ति एक ही कैटेगरी के, एक ही ब्रेन के और एक ही स्टारों के टकराते हैं ना, तो बहुत कुछ निकल के आता है। ब्रेन। म ममता बनर्जी जो है, वो भी मोदी जी के टक्कर की ब्रेन की अ, ने अच्छा, नेता दोनों हैं। मोदी जी और ममता जी एक ही दोनों का ब्रेन की अनुभव हैं। बहुत तगड़ा है। हाँ, मोदी जी का भी राजनीतिक अनुभव बड़ा तगड़ा है हाँ। और ममता बनर्जी का भी बचपन से, यानी कह सकता हूँ जब से वो नेता बनी हाँ, हैं, बड़े पद पे ही हैं। बड़े पद पर ही हैं केंद्र से लेके, स्टेट से लेके वो बड़े ही पद पे रही हैं। और बहुत बड़ा अनुभव है और उनकी कुंडली भी पावरफुल है, कमज़ोर नहीं। अच्छा। मोदी जी को टक्कर देना, हुँ, गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर ना उतरने देना, हैं, नड्डा साहब पर हमला हो जाना, गवर्नर पे हमला हो जाना और फिर कुछ ना बिगड़ना, हुँ, इसका मतलब उनके पास टक्कर है और अनुभव है। उन महिला के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो स्टार हैं, वो मोदी जी की टक्कर में हैं। इसलिए उनको हिला पाना इतना आसान काम नहीं है, कुंडली के ग्रहों के हिसाब से। आगामी चुनाव में? आगामी चुनाव में भी। अच्छा, उसी की बात कर रहे हो आप कि जी, बड़ा मुश्किल पड़ेगा इस बार बहुत में भी है? मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं है, हुँ। क्योंकि उनको भी पत्ते फेंकने आते हैं। उन्होंने भी वो हुमायूँ कबीर को फेंक दिया आगे चल के कि चलो, नहले पे दहला लगाते हैं। लेकिन जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हम सीधे ना जाके ऐसे चले जाएँगे, हाँ। वोट चोरी या जो भी मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, हुँ। तो क्या ऐसे जाएँगे या घूम के जाएँगे? देखिए, इसमें क्या होता है क्या अभी इन्होंने वंदे मातरम पूरे 9 घंटे संसद को दिए, जी, वोटों को करने के लिए, खींचने के लिए। हाँ। लेकिन वो तो मुख्यमंत्री है वहाँ ऑलरेडी, उसने क्या किया कि उसने जो थोड़ा बहुत उनको लग रहा था ना कि वोट मेरा खिसकेगा, हुँ, उस वोट को उसने मोबिलाइज़ करने के लिए एक पत्ता फेंक दिया हुमायूँ कबीर का हुँ, कि तू ये काम कर दे। हुँ, उसका ही आदमी हो, कर दिया उसने वो काम। हाँ, अब वहाँ पर 100% मुसलमान जो है, हाँ, जो उसकी 60% वोटिंग होती थी, वो हाँ, 80% होने वाली है। अगर वहाँ 80% वोटिंग हो गई, हाँ, ममता बनर्जी की और मुसलमानों की हो गई, हाँ। तो उनको हटा पाना इतना आसान काम नहीं। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने छेड़ा हुआ है। बाकी वंदे मातरम 150 सालों का किस्सा, उसको आज के परिवेश में उठाना, इसको कितना आप उचित मुझे समझते हो? लगता है कुछ 0% है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुद्दा उठना चाहिए, इंडिगो का क्राइसिस चल रहा है जिस तरीके से,
लोग परेशान हैं और एक दुखद खबर कल आती है कि एक पैसेंजर अमौसी हवाई अड्डे पे उसकी डेथ हो जाती है। इसमें रमेश जी पता है क्या, मैं बताऊँ, ये जो इंडिको का मामला हुआ है ना, हाँ, ये देश के हित में बहुत अच्छा हुआ है। राजनीतिक लोगों को सबक सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी हुआ है। घटना को आप अच्छा बताते हो। हाँ, घटना को अच्छा बता रहा हूँ। कैसे? मैं इसलिए बता रहा हूँ इसको अच्छा, कि आज राहुल भाटिया ने ये दिखा दिया, इंडिको ने, कि हाँ, अगर तुम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाओगे ना, हाँ। तो ये देश कभी भी ठप हो सकता है। तो ये समझे ना, तो सबक ले अब तब अभी ना। अभी सबक मिलेगा हाँ, इनको, अब मिलेगा ना सबक। हाँ। अगर कल को मान लो अडानी ने हुँ, और मुकेश अंबानी ने हाँ, अगर पेट्रोल और डीजल हाँ, दोनों की स्ट्राइक कर दी, हाँ। तो देश का क्या हाल होगा? हाँ, तो उस दिशा में तो कदम इन्होंने बढ़ा ही दिए हैं। और मान लो बिजली, हाँ, दिल्ली की बिजली, बम्बई की बिजली इन्हीं के हाँ, पास है, हाँ, इन्हीं के पास है। और अगर इन्होंने मान लो 10 दिन के लिए ठप कर दिया देश को, तो हुँ। फिर क्या होगा? इसलिए ये मैं कहता हूं कि देश के लिए बहुत अच्छा हुआ कि एक बार पूरे संसद के कान खड़े हो चुके हैं कि प्राइवेटाइजेशन, जो इंदिरा गांधी ने प्राइवेटाइजेशन को क्या किया था, सरकारी किया केंद्रीयकरण, था। हाँ, सरकारी सरकारीकरण इसलिए उसका किया करना था था। हाँ। कि देश कहीं ऐसे ना डूब जाए जैसे अभी डूबा है। हुँ। तो ये मुझे, मैं तो इस बात से खुश हुआ, बहुत अच्छा किया। नहीं, नहीं, सभी लोग यही सोचते हैं इस हम्म, तरीके से। देखिए, प्राइवेट चीज़ों की जो निर्भरता की आप बात करो, मैं ज़्यादा नहीं 10 साल पहले पीछे ले जाता हूँ जी, आपको। मोबाइल कंपनियाँ, एयरसेल आई थी, कई सारी कंपनियाँ थी। जी। आज आपकी और हमारी सबकी निर्भरता किस पे हो गई है? हाँ, जियो दो, पे, जियो, एयरटेल पे, बस। और कोई है नहीं। इतने बड़े विशाल देश में आप मैं भी छोटे कंट्री कंबोडिया गया था। कंबोडिया, लाओस में 4-5 कंट्री घूम के जब आया, तो वहाँ पे मैंने देखा कई सारे मोबाइल की कंपनियाँ हैं वहाँ पे। एक नहीं, कई सारी हैं, और हमारी निर्भरता सिर्फ़ 1-2 पे हो गई है। वही है ना, बीएसएनएल ने खत्म कर दिया है। अब मान लो कल को ये नेटवर्क खराब हो जाते हैं, कुछ भी हादसा हो जाता है सपोज, हाँ, और कंपनियां दोनों डूबती हैं, हाँ, तो फिर क्या होगा? फिर टेक ओवर करेगी सरकार, फिर हाँ, वही सरकारी बनेगी कंपनियां। हाँ। तो ये मैं इसलिए खुश हूं कि देश के नेताओं को, जो प्राइवेट प्राइवेट चिल्ला रहे हैं, कम से कम सरकारी एयरलाइंस हैं, इनके पास होनी चाहिए थी। एक भी सरकारी हवाई जहाज नहीं लेकिन है। लेकिन डॉक्टर साहब, इन पूरे मामले में अगर सारे राजनीतिक पार्टियों को देखें, एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड उनको भी मिला है, इनको भी मिला है, इनको भी मिला, सबको मिला है। इंडिगो की, जिसके पास 65% मार्केट है। एविएशन का मार्केट हो, जी, बचा कितना? भाई 30% आप निकाल दो एयर इंडिया के पास में, जी, तो मैं तो 100% कहूँगा इन्हीं के ऊपर है, इन्हीं के सरकार ऊपर का है। कुछ नहीं है। जी, सरकार का वो बिल्कुल आपका बात कहना सही है कि ये आँखें खुलनी चाहिए। लेकिन अब इतना बड़ा जो क्राइसिस हुआ है, तरह-तरह की डीजीसीए ने कमेटी बनाई है, सब कुछ बनाई है। मुझे लगता है ये डरावना और डराने के लिए बहुत है। ऐसा तो नहीं है कि जो आप कह रहे हो हम वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, इसके बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मीटर है और घुमा दें वो। भाई आज ₹10 दे रहे हैं, कल ₹20 दे देंगे, मुद्दा शांत। नहीं, ये भी एक सरकार का इंटरनल मामला हो सकता है, लेकिन ओपनली अगर देश हित की बात करें, हम और आप हुँ, देश हित की बात करें, तो मेरा ऐसा मानना है कि देश के पास, देश की सरकारों के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर अपना नहीं होगा, कल को कोई भी हादसे हो सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का मामला फिर वही ग्रहों पे आ जाता है। कल को इंडिको के साथ कोई हादसा हो जाए, जैसे जेट एयर उसके साथ, जेट वाले के साथ हो गया, हुँ, जैसे सारा के साथ हो गया, है ना, किंगफ़िशर के साथ हो किंगफिशर के गया। साथ हो गया, हाँ, तो कितनी प्रॉब्लम्स आई। वो तो उस समय एयर इंडिया था, हाँ, सरकार के पास था, हाँ, तो संभल गया, है हाँ। ना। और गो एयरलाइंस खड़ा रहा इतने दिन तक। तो मेरा मानना है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन को एक लिमिट तक रखना चाहिए। आप उस तरह का हमारा देश नहीं है जो अमेरिका की तरह है। हमारे देश में बहुत ज़रूरत है, सरकारी उपक्रमों की ज़रूरत है। पूरा की पूरा प्राइवेट करने से कल को कुछ भी हादसा हो सकता है। मान लो कल को अडानी जी ना रहें, सपोज ग्रह से आ जाए, अंबानी जी को कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, और ना चला वो फिर सिस्टम, तो कितना बड़ा देश को नुकसान होने वाला है, ये बताइए। कोई अंदाज़ा भी इस बात का नहीं लगा खरबों सकता रुपए है। का नुकसान कोई देश नहीं को, लगा सकता है लगा नहीं इस रहा ना इस हाँ, बात का नुकसान, हाँ, हाँ। ध्यान नहीं रखे। मान लो 1 महीने के लिए अगर कंपनियां बैठती है, कोई भी कंपनी बैठ जाए, या जियो बैठ जाती है सपोज, तो जियो कंपनी बैठती है तो मोबाइल गया और साथ में पेट्रोल गया, है ना। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो मौजूदा सरकार है, ये तो इनका 100% जो दिमाग है ना, प्राइवेट की तरफ है। ये सरकार की तरफ इनका है ही नहीं। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में आप चले जाओ,
कोई बाबू अगर बैठा है ना, उससे अगर पूछो आप सरकारी हो या प्राइवेट? वो कहेगा मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ। ये सारे दफ़्तरों का हाल है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये परिस्थितियाँ पॉलिटिकल साइंस जब हमने पढ़ी थी तो उस समय ये सब चीज़ों को समझा था। परिस्थितियाँ तब आती हैं जब सरकार भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं कर पाती है, हुँ, और जब सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती है और सरकारी उपक्रम घाटे में जाते हैं। हुँ, मान लो वही एसी बस सरकार चलाती है, वो घाटे में चलती है हुँ, उसी रूट पर, हुँ, और उसी रूट पर एक प्राइवेट एसी बस चलती है, वो बेनिफिट में जाती है, प्रॉफिट में जा रही है। हुँ, इसका मतलब ये रहा कि सरकारी जो उपक्रम हैं, उसको हैंडल करने वाले जो अधिकारी हैं, वो या तो सक्षम नहीं है, करप्शन में डूबे हुए हैं। तो इस वजह से सरकार ने ये सोचा कि भई जहाँ भ्रष्टाचार है उन डिपार्टमेंटों को ही ख़त्म कर दो आप। हुँ, प्राइवेट वाले से टैक्स लेते रहो, आप चलाते रहो। हुँ, लेकिन ये दिमाग में नहीं आ रहा कि प्राइवेट वाले भी तो कभी कोलैप्स कर सकते हैं। हुँ, चाइना के अंदर कितनी बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ डूब गईं, और क्या पता कब कहाँ अ, अभी वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, हुवई की। यूरोप में उसको बैन किया, अमेरिका में बैन किया, कनाडा में बैन किया, बड़ी मुश्किल से यूरोप में दोबारा चालू हुई, कनाडा में तो अभी भी बैन है वो। तो ऐसे ही मान लो अगर जिनका ये तेल कम सप्लाई कर रहे हैं बाहर, या हमारी एयरटेल है बाहर चल रही है, अगर कंपनियों में कुछ होता है तो इसका देश का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को उसे ध्यान देना चाहिए। तो रावत जी, जिस तरीके से जगहों के नाम बदलने का एक प्रचलन अभियान चला है, इससे आप कितने सहमत हैं? मैं इससे बहुत पूरा सहमत हूँ। मैं इसलिए सहमत हूँ कि गुलामी की जितनी भी चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए, और उनको इतिहास में रखना चाहिए। कारण ये है कि जब तक बच्चा इतिहास को न समझेगा नहीं, जब तक उसके अंदर आत्मसम्मान, स्वाभिमान और देश के प्रति लगाव पैदा होता नहीं है। जब तक मैं ये नहीं पता करूँगा महमूद गज़नवी ने मेरे साथ कितना बड़ा अत्याचार किया था, जब तक मैं पढ़ नहीं पाऊँगा तो मैं अपने देश के प्रति सजग नहीं रह पाऊँगा। इसलिए मेरा मानना है कि जितने भी ये आताताई थे, जो भी लोग ये लुटेरे आए, उनका पूरा डिटेल इतिहास पूरा बताना चाहिए, और जितने भी ये फ़िरोज़ाबाद है, अहमदाबाद है, सिकंदराबाद है, हैदराबाद है, ये सब जितने भी ये बाद-बाद लगे हुए हैं ना, इन सबको बदल करके हिंदुस्तान में पूरे उनके ओरिजिनल नाम रखने चाहिए। क्यों? कि देश आज़ादी के बाद पाकिस्तान में सारे नाम बदल दिए जो हिंदुओं के नाम थे। वहाँ गाँव तक के नाम भी बदल दिए हैं, कुछ ही लिमिटेड बचे हुए हैं, बाकी सब उन्होंने अपने नाम बदल दिए। जब पाकिस्तान बदल सकता है, सारे नाम तो हिंदुस्तान में क्यों रखे हुए हैं? तो मेरा मानना है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर हम उन्हीं नामों को लेके बैठते हैं, तो थोड़ा डिप्रेशन तो फ़ील होता है, यार हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हमारे हिंदू धर्म के साथ कितना अत्याचार किया और फिर भी नाम ये रखा हुआ है। तो ताजमहल को राम महल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब वो विरासत तो ऐसी हैं कि इनको चेंज करना संभव नहीं है, लेकिन जो हमारे जो हमारी धरोहर है धर्म की, है ना? उनको तो तो वो भी ज़रूर चेंज धरोहर करना है, देश दुनिया के लोग जाते हैं, दीदार करते हैं वहाँ पे, उसकी नक्काशी और उसके संगमरमर का उसके दीदार करते हैं जाके। लेकिन ये बहुत पुराना नहीं है ना, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो पुराने शहर हैं, हाँ, वो जो पुराने शहर हैं ताजमहल से पहले के, हुँ। उससे पहले के जो ताजमहल से पहले बनने से पहले के हैं, उन उन शहरों की बात कर रहा हूँ मैं, उन सबको बदल देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है बस कि नए साल में हम लोग प्रवेश कर जाएँगे। उस साल में प्रवेश करने के बाद मानव जाति को सबसे ज़्यादा अगर ख़्याल रखना है, तो किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? मानव जाति को सबसे जब बड़ा तो ध्यान रखना चाहिए, पहले अपनी सुरक्षा रखें, आप सेफ रहें, ग्रहों के अनुरूप आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा बुरा वक़्त आ रहा है, सँभल जाएँ, अच्छा वक़्त आ रहा है तो स्पीड बढ़ा दें। ग्रह आपको ये बताता है कि आपका अच्छा वक़्त चल रहा है तो आपको फ़ील होता है, यार मेरा काम फटाफट हो जाता है, मेरा भाग्य बड़ा काम साथ दे रहा है। तो इसका मतलब तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, और फिर अच्छा वक़्त अगर आ रहा है तो उसमें अपने काम की स्पीड को बढ़ा देना चाहिए। और आपका काम 1-2 बार 3 बार अटकता है, परेशान होते हैं, टेंशन होते हैं, लड़ाई-झगड़ा होता है, घर में झगड़ा होता है, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए कि नए कामों में हाथ ना डालें। नए साल में तब तक आपके अच्छे ग्रह ना आएँ, तब तक आपको उनको रोकना चाहिए, और अच्छे ग्रह आपके चल रहे हैं, तो आपको बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ना चाहिए और उस टारगेट को अचीव करना चाहिए। तो ये थे धर्मगुरु डॉक्टर एच एस रावत जी, जिन्होंने 2026 को, आगामी जो नया साल आने वाला है उसमें
इंसान को कैसे रहना चाहिए और दुख आपदाओं से कैसे बचना चाहिए, और उन्होंने राजनीतिक से लेके सामाजिक हर पहलुओं पे उन्होंने प्रकाश डाला। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। अगली कड़ी में किसी और बड़े शख्सियत से फिर आपसे करवाएँगे रूबरू, तब तक के लिए धन्यवाद।